नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सत्ता का संग्राम। ताजा तरीन खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गई, यानी 270 सीटों पर उसकी बढ़त कायम है। समाजवादी पार्टी की 121 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस की केवल 3 सीटों पर बढ़त है और बसपा केवल 5 सीटों पर आगे चल रही है। यही हाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति काफ़ी मुकम्मल है, काफ़ी सुविधाजनक है। बीजेपी 44 सीटों पर आगे है, जबकि 70 कुल सीटें यानी बहुमत से बीजेपी करीबन 9 सीट आगे चल रही है। कांग्रेस 22 सीटों पर है, आपको खाता नहीं खोल पाया है और अन्य 4 सीटों पर आगे है। गोवा में भी बीजेपी कंफर्टेबल है, हालांकि बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां पर 40 में से 18 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है, टीएमसी 4 सीटों पर आगे है, आप 2 सीटों पर आगे है और अन्य 5 सीटों पर आगे है। इसी तरह से मणिपुर में बीजेपी बहुत ही सुविधाजनक है, सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में बीजेपी की 31 सीटें हैं, कांग्रेस की 11 सीटें हैं और इस तरह से मणिपुर में भी हम कांग्रेस की 7 सीटें हैं, अन्य की 22 सीटें हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे चमत्कारिक चुनाव परिणाम, सबसे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम पंजाब से आ रहे हैं, जहां पर आप पार्टी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए सारे दिग्गजों को लगभग धूल चुटा दी है। वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। बादल परिवार के तीनों महत्वपूर्ण सदस्य प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और मनप्रीत सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से, जहाँ के राजघराने के वे राजा होते हैं, वहाँ से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह चौथे राउंड के बाद भी पीछे चल रहे थे। तो आपकी पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन है, लगभग 90 सीटों पर आप आगे चल रही है। कांग्रेस केवल 18 सीटों पर है, बीजेपी केवल 2 सीटों पर है, अकाली केवल 6 सीटों पर है और कांग्रेस को पंजाब में लगभग 59 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस बहस में, इस चर्चा में 2 नए मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संतोष जी, बड़ा मुद्दा था देश में कोरोना के बाद बेरोजगारी का, गरीबी का, पेट्रोल रसोई गैस के बढ़ते दामों का और देश की अर्थव्यवस्था में जो परेशानियां थी, जो जीडीपी गिर रही थी, नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहा था, ये तमाम इतने बड़े मुद्दे थे। और आपके शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी ट्वीट करके, और चूंकि आजकल आपकी पार्टी माफ़ करें ट्विटर्स चलती है, तो ट्वीट करके लगातार आप ये लोग बता रहे थे, देश में माहौल बन रहा था कि बहुत गरीबी है, बहुत बेरोजगारी है, मगर ब्रांड मोदी के आगे सब कुछ धुल गया। देखिए प्रतीक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये सब झेलना पड़ेगा और ये भी कहा जाएगा उनको कि ट्वीट के माध्यम से पार्टी चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी आंदोलन भी कर रही थी और लगातार कोरोना काल में भी कांग्रेस पार्टी के श्रीनिवास बीवी हों या जितने भी अन्य नेता, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया वो अन्य पार्टियों के लिए अनुकरणीय था। लेकिन अब यूपी की स्थिति ले लें, चाहे पंजाब की स्थिति ले लें, हम किन कारणों से पीछे रहे इसका आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी रणनीति में कमियां थीं और जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आए हैं। और मैं ये साफ स्वीकार करता हूं कि पार्टी को यदि इस प्रकार की अन्य राज्यों में भी पराजय का सामना करना पड़ा है, हालांकि हमारी केवल एक राज्य में, 5 में से केवल एक राज्य में सरकार थी, पंजाब में, और वहाँ भी हमें हार का सामना करना पड़ा है, तो निश्चित ही हमें आत्ममंथन करने के साथ ही अपनी रणनीतियों में भी आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, जिससे आने वाले चुनावों में अच्छे परिणाम आ सकें। गौतम साहब, आपकी इस स्वीकारोक्ति की, जो आपने जिंदा दिली से आपने एक सच्चाई को स्वीकार किया कि आत्ममंथन करना होगा, हम हार रहे हैं, मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। जेपी मूलचंदानी, ये बात तो थी कि देश में इस बात को लेकर चर्चा तो थी कि पेट्रोल के दाम जो है वो 110 112 हो गए हैं, रसोई गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है। आंकड़े भी बता रहे थे, तो सरकारी आंकड़े आ रहे थे, राष्ट्रीय सर्वेक्षण के जो सर्वेक्षण आ रहे थे सैंपल के, वो बता रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, थोक महंगाई बढ़ रही है, खुदरा महंगाई बढ़ रही है। मगर बात जब ब्रांड मोदी की आती है तो ऐसा लगता है कि देश की जनता ये आती है कि ठीक है, समस्या है, अपनी जगह पर है, वो तो होती रहेगी, और दूसरी सरकार आ जाएगी तो कौन सी महंगाई खत्म हो जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी तो कौन सी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को जनता पसंद करती है। ऐसा लगता है मोदी जननायक बन गए।
देखिए प्रतीक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में पूरे विश्व की हम बात करें तो एक भारत शक्तिशाली, एक विश्व के सामने एक धरोहर बन के रख गया है। उसका केवल अगर क्रेडिट जाता है तो माननीय मोदी जी को जाता है। मोदी जी विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक मामले हो, चाहे बाहरी मामले हो, सब जगह उन्होंने बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर, 4.5 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे, केंद्र में मंत्री रह चुके थे, पत्नी उनकी सांसद है, बहुत बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस के, और अभी खुद की अपनी एक पार्टी बनाई थी। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त भारत की राजनीति की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव हार गए हैं। जी जेपी मूलचंदानी जी, तो मोदी जी का आज देश में कोई विकल्प नहीं है। हम किसी भी पार्टी की बात करें, आप देखेंगे जिस प्रकार से उन्होंने काम करा है। अब कोविड की बात करें तो आज कोविड में हम देखें कि दवा का मामला हो, चाहे बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का मामला हो, चाहे गरीबों को अनाज वितरण का मामला हो, घर घर अनाज पहुंचाने का बात हो, नल जल योजना हो, चाहे गरीबों को छत देने की बात हो, तो उनका विजन बहुत क्लियर है। और मुझे लगता है देश की जनता ने उनके विजन को कबूला है, और जो सफल है उसकी पॉलिसी सही है, ये कहावत है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसलिए उनको एक सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में देश स्वीकार कर रहा है और पसंद कर रहा है। आप देखें पूरे कोरोना काल में उन्होंने इतनी भयावह स्थिति से देश को किस प्रकार निकाला था, वो उदाहरण हमारे सामने है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता फील्ड में आपको दिखा। कांग्रेस की तरह वो घर पर नहीं बैठा था, कांग्रेस के नेताओं की तरफ वो घर नहीं बैठा था। आज मैं संतोष जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की असल जो बात है उसको स्वीकार करा है, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस वक्त सैल्यूट भी देता हूं कि उनके नेताओं की गलती की सजा आज उनके कार्यकर्ताओं को और उनके पदाधिकारियों को और उनके प्रवक्ताओं को भुगतना पड़ रही है। और दूसरी तरफ एक परिवारवाद, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो सन 2014 से बीजेपी ने उठाया था, परिवारवाद से कांग्रेस आज तक बाहर नहीं आ पाई। और सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में विपक्ष के रूप में जो पार्टी थी, परिवारवाद नहीं है ना? निश्चित रूप से नहीं है। आप बता दीजिए कि कहां परिवारवाद है। इनके देख लीजिए, चाहे हम बात करें, सिंह के लड़के को टिकट देते हो, कल्याण सिंह के लड़के को टिकट देते हो। नहीं, देखिए आज हम बात परिवारवाद से बात करते हैं। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, अब तो रॉबर्ट परिवार के लोग भी आने लगे। ऐसा कोई भी, हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर नेता का पुत्र नेता है उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु अगर उसके राजगद्दी पर वो बैठता है, उसके अलावा इन्होंने आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुन पाया राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी की दुर्गति कर दी, पार्टी का सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, परंतु परिवारवाद से वो बाहर नहीं आ पाए। 13,000 वोटों से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। संतोष गौतम, ये एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम आप देखिए चरम छू रहे थे। क्या इतने ज्वलंत मुद्दे जो आम आदमी के बजट को प्रभावित करते हैं, आम आदमी के किचन को प्रभावित करते हैं, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके दैनंदिन जीवन को प्रभावित कर रहे थे, सब्जियां महंगी हैं, तेल महंगा है, शक्कर महंगी है, ये इतना बढ़िया मुद्दे भी आपकी या दूसरी अन्य पार्टियां भी जो हैं वो भुना नहीं पाई, क्या वजह रही? निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनसे जनता रोज परेशान हो रही है, रोज तार-तार हो रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो मुद्दे भी जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इस देश में जातीय और धार्मिक वैमनस्यता की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि कोई भी मुद्दा उनको छू नहीं पाता है। और निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं की जा सकती कि वो जाति और धर्म के नाम पर इस तरीके से मतदान एक तरफा होता है और उनको जीत मिलती रहे ऐसी पार्टियों को जो केवल अपने कामों को पीछे रखकर, अभी मूलचंदानी जी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, गंगा में तैरती लाशें पूरे देश ने देखी, पूरे विश्व में देखी हैं। संतोष भाई, किसी गंगा में तैरती लाशों का जिक्र कर रहा है, उस वाराणसी की सारी सीटों पे बीजेपी जीत रही है। तो प्रतीक जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, इसका मतलब इस देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं वो पार्टियां उनको वो फोटोग्राफर साहब जो अफगानिस्तान में शांत हो गए, मारे गए, उनका एक बड़ा ऐतिहासिक फोटो एक शमशान घाट का उन्होंने चिताओं को जलता हुआ लिया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।
उस फोटो के बावजूद जो है वहां की सारी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। मैं बिल्कुल, तो प्रतीक जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी आगे है तो मैं ये समझता हूं कि इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आगे भी इस प्रकार की राजनीति होती रहेगी, क्योंकि जनादेश मिल जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रियंका गांधी ने आधी विश्व की जो आधी आबादी है, जो भारत की आधी आबादी है, उसको आगे लाने के लिए गंभीर प्रयास किया था, या विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, या उन्होंने कहा था कि मैं धर्म और जाति की राजनीति से दूर अपनी राजनीति करूंगी, उसके बावजूद उनकी रणनीतियों को सफलता नहीं मिलने से इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस ओर भी सबको विचार करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी, मोदी जी, योगी जी और आपकी पूरी टीम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने में कामयाब रही, क्योंकि मुस्लिम पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ थे और वो दिखाई भी दे रहे थे सभाओं में, वोट में, भीड़ में, कि इस बार मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, तय हो गया था। और आप देखें तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा के उम्मीदवार बहुत आगे, आजम खान जेल में मगर आगे चल रहे हैं, आजम खान का लड़का आगे चल रहा है, जो अपना पूरा आजमगढ़ है उसकी सारी सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो ये सही भी है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के कारण जाट लैंड में जाट नाराज हो गया है बीजेपी से, गुर्जर बीजेपी से नाराज है, व्यापारी वर्ग वैश्य नाराज है, क्योंकि जीएसटी से व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। आप तो खुद व्यापारियों के नेता भी हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जिस दिन वोट डालने की बात आती है उस दिन कमोबेश इनकी बात सही है संतोष गौतम की, उस दिन सवाल हिंदू मुस्लिम का हो जाता है और एक ध्रुवीकरण हो जाता है, जो आप करना चाहते हैं, जिस खेल के आप मास्टर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रतीक जी। भारतीय जनता पार्टी की एक ही टैग लाइन है, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। इसलिए हो रहा है कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ। ये जनता की जो लड़ाई है, जनता की जो डिमांड है, उसके ऊपर जनता खरी उतरी है। आपने बात करी जब किसान आंदोलन हुआ, हमने उसमें कुछ भी देर नहीं लगाई और हमने जो भी व्यापारियों की मांग थी उसको स्वीकार करते हुए अपने कदम को पीछे लिया। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया कि हम अड़े हैं तो अड़े। कांग्रेस के जमाने में आपने देखा होगा इमरजेंसी भी लागू हुई थी, वो भी हमारे सामने है इतिहास। पर हमने कोई इमरजेंसी, जो व्यापारियों की मंशा थी उसके अनुसार काम करा। बात चाहे कोई भी हो, परिणाम जो है वो सत्य है। आज का परिणाम है कि 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। इसका मतलब ये है कि जो सफल है उसकी नीतियां सफल है, इसलिए वो आज सफल है। जनता ने उसको चुना है, इसलिए उसकी पॉलिसी सही है। और कारण एक ही है, विकास, विकास और विकास। जहां तक आपने जातिवाद की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी जातिगत दलगत राजनीति में नहीं पड़े, वो पड़ी कांग्रेस। इन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को बंटवारे का काम किया। परंतु अब जो मुस्लिम है या अन्य जो लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह भान हो गया है कि अगर विकास संभव है, हमारी सुरक्षा संभव है, देश सुरक्षित है, तो उसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमको वो सुरक्षा दे सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि कई मुस्लिम भविष्य क्षेत्र हो या जातिवाद के यादव वंशी हो या कोई भी हो, आपने देखा कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं। तो साहब ये कह सकते हैं आप, सीन जो बन रहा है, राजनीतिक सीन जो बन रहा है देश के 5 राज्यों में, उसमें उत्तराखंड में बीजेपी 42 सीटों के साथ आगे चल रही है, मणिपुर में बीजेपी 31 सीटों के साथ आगे चल रही है, पंजाब की बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव हार गए हैं, यूपी में 269 सीटों के साथ, 269 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक हम बात करें गोवा की, तो गोवा में बीजेपी थोड़ी सी फंसी हुई है। अभी हम कह नहीं सकते, गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर बीजेपी को केवल 18 सीटों पर बढ़त है, 21 सीटें बीजेपी को चाहिए बहुमत के लिए। तो थोड़ा सा वहाँ पर त्रिशंकु सा माहौल बन रहा है। उत्तराखंड के बारे में ज़रूर ये कहा जा रहा था कि वहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, बीजेपी वहाँ बहुत परेशानी की हालत में है, 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े हैं और बीजेपी जो है वो एक ट्रेल कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि वहाँ पर टीम मोदी और हमारे इंदौर के नेता कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ भेजना बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा दे गया है। जेपी नड्डा का जो फैसला था कि कैलाश विजयवर्गीय को देर से ही भेजा गया था, लेकिन उनकी जिम्मे 38 सीटें वहाँ जो डाली गई थी, उससे निश्चित रूप से वहाँ कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आया और वो परिवर्तन रुझानों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। संतोष गौतम, अभी आपके पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि यूपी में हम 35 साल से सरकार नहीं बना पा रहे, हमारा संगठन नहीं है, हमारे बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है। उसके बावजूद प्रियंका जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, मेहनत की, लड़ाई की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप 7 से 3 पे आ गए और आप कह रहे हैं प्रियंका जी ने काम अच्छा किया।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी में हम पिछले कई दशकों से सत्ता में नहीं है और अभी तक कांग्रेस की ये कमियां रहीं कि कई बार उन्होंने ये गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा क्योंकि उन्हें उनके हिस्से में सीटें कम आती थी। लेकिन प्रियंका जी ने इस बार जो खुद के उम्मीदवार हर जगह उतारे हैं, इसका निश्चित ही वोट परसेंटेज पर हमको फायदा होगा और 7 और 3 में कोई बहुत मैं फर्क इसलिए नहीं मानता हूं कि वोट परसेंटेज यदि कांग्रेस का बढ़ेगा तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को निश्चित ही लाभ होगा और ये अगर रणनीति पहले के चुनावों में अपना ली जाती तो आज स्थिति कुछ और होती। ताजा ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू का, कांग्रेस ट्वीट में आगे है, आप भले इसको मेरी इस बात से नाराज ना हो। उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज़, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब 4.5 साल 5 साल आपकी सरकार थी तब अगर आप जनता की आवाज़ को भगवान की आवाज़ मानकर सुनते रहते तो शायद ये नतीजा नहीं होता। जेपी मूलचंदानी जी, मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव परिणाम और भाजपा के कार्यकर्ता पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो मोदी जी की योजना है वो पूरे देश में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सारे प्रदेशों में फैली हुई है। आपने देखा होगा कल भी जो मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ उसमें किस प्रकार से गांव, गरीब और किसान की बात की गई, व्यापारी की बात करी गई, औद्योगिक क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्र लगाने की बात की गई। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है इससे जनता को रोजगार भी मिलता है और स्वरोजगार भी मिलता है। जनता विकास चाहती है, विकास चाहती है, विकास चाहती है। जनता बहुत समझदार है, वो किसी जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ती है। वो ये देखती है कौन सी पार्टी, कौन सा नेतृत्व तो हमको सुरक्षा का भाव दे सकता है और हमको सही रख सकता है। आपने महंगाई की भी बात करी, निश्चित रूप से महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बढ़ी थी, हमारी सरकारें जब भी बढ़ी है, परंतु कांग्रेस की सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी तब विकास नहीं होता था। हमारी सरकार में यदि महंगाई बढ़ी है तो विकास हो रहा है, उसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के नीचे तबके तक को इसका फायदा मिल रहा है, चाहे बच्चे हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, सबकी सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इसलिए मुझे लगता है कि जो परिणाम आपको अभी 4 प्रदेशों में देखने को मिल रहे हैं वो आगे जाके मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां चुनाव होते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां पर चुनाव जीतेगी। और यूपी में तो बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं मैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि कांग्रेस 4थे नंबर पे है, यानी बीएसपी भी कांग्रेस से आगे। तो एक जिसको कम से कम एक विपक्षी बड़ा दल होना चाहिए वो अपनी जमानतें बचाने में जो है उसको जोर लगाना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है वो देश की जनता ने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस को आत्म मंथन और आत्मचिंतन करते हुए परिवारवाद से बाहर आकर सोचना चाहिए, जब भी कुछ ये देश का भला कर पाएंगे, इनके नेता का भला कर पाएंगे। बाकी अगर ये परिवारवाद की जो जंजीरों में जकड़े रहेंगे तो जो बचा कुचा है उसका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण थे। अयोध्या, जहां राम मंदिर बन रहा है, वहां की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वाराणसी, जो काशी है, काशी कॉरिडोर बना है, उस काशी कॉरिडोर का बहुत बड़ा प्रचार हुआ है कि काशी कॉरिडोर से तकदीर काशी की बदल जाएगी। एक बड़ी सफलता वो मोदी सरकार की, योगी सरकार की बताई जा रही है। सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काशी में आगे चल रही है। और ये कहा गया था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत लंबे समय से नारे लगा रहे हैं। हम जब छोटे छोटे थे तब ये नारे सुनते थे, देखते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो मथुरा की जो 5 सीटें हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये कहना चाहिए गौतम साहब की राम, कृष्ण और शिव तीनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आशीर्वाद की बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से हुआ है कि धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो विकास के मुद्दे सब पीछे रह गए। आप देखिए ना, देश में अभी तक की सबसे बढ़ती सबसे ज्यादा बेरोजगारी फिलहाल है, अभी सबसे ज्यादा जिस महंगाई आज है, गैस के दाम सबसे ज्यादा आज हैं, पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा आज हैं। लेकिन उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो इसका सीधे सीधे इसको भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देना चाहिए कि उनका जो धार्मिक ध्रुवीकरण था, जो जातीय ध्रुवीकरण था, वो काम आया है। और कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं उनके विकास के मुद्दे कहीं पीछे रह गए हैं। तो अन्य पार्टियां जब तक अपनी रणनीतियों में चाहे वो जातिगत ध्रुवीकरण न करें, चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण न करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काट के लिए उनको अपनी रणनीतियों पर पुनः विचार करने होंगे। ये बात सही है कि पुनर्विचार की ज़रूरत है, पुनरुत्थान की ज़रूरत है। कांग्रेस को पुनर्विचार और पुनरुत्थान दोनों चाहिए, क्योंकि ये जो
कांग्रेस है ना, जो है आप मूलचंदानी जी की बात से इस बात से सहमत हूँ। इतने सालों में आप अपने लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाए। सोनिया जी कब से बीमार हैं। आप जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो मना कर रहा है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, दूसरा अध्यक्ष आप बनाने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो तीनों चारों सीटों पर कमलनाथ जी विराजित हैं, विपक्ष के नेता भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, प्रदेश अध्यक्ष भी वही है। मैं इस बात में सुधार करना चाहता हूँ, जो अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया है वो हमारी शुरू है और सितंबर तक आपको नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा। कितने साल से आपके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं? क्या होता है कि हर पार्टी की एक सांगठनिक प्रक्रिया होती है, हमारी प्रक्रिया शुरू है और सितंबर तक आपको कांग्रेस का नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा। और जहां तक सुनिए, आप वंशवाद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वंशवाद के ऊपर मेरा सीधा आरोप है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी को लिया, आरपीएन सिंह को लिया, ये किस वाद से आते हैं? ये तो वंशवाद की ही देन है ना। पंकज सिंह और उनके एक और भाई, दोनों को टिकट दिया गया, राजनाथ सिंह के लड़कों को, और बाकी अन्य नेताओं के लड़कों को टिकट दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय जी के लड़के यहाँ से विधायक हैं। तो वंशवाद की बातें वो न करें जो कि स्वयं वंशवाद में लिप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी आज चूंकि जीत गई है, नहीं बनता। मेरी बात सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी चूंकि जीत गई है, अहंकार की भाषा बोलने का आज उसे हक है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं क्यों आज वो बोल रही है, संतोष जी को संशोधन करना चाहिए। आज वो बोल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी ने कभी करी है, बिल्कुल ना आज कर रही है ना आगे करेगी। ये तो जनता का सेवक है। प्रधानमंत्री अपने आप को जनसेवक कहते हैं। केवल एक लाइन में खत्म। हालांकि मूलचंदानी जी कह रहे हैं कि अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज प्रवक्ताओं की भाषा में वो बात झलक रही है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं है कि अन्य पार्टियां समाप्त हो गई हैं। हमने तो कहा कि हमारी रणनीतियों में कमी थी और निश्चित रूप से हम उसमें सुधार करेंगे और कांग्रेस को बहुत ही गंभीरता से अपनी ऐतिहासिक क्या आप गांधी डायनेस्टी से, गांधी परिवार से अलग हटकर कोई अध्यक्ष की कल्पना कर पा रहे हैं? इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या आप गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की हार के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? राहुल को हार के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रतीक जी, मैंने तो साफ कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू है और उसमें लोकतंत्र में किसी को बना नहीं है। यदि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अध्यक्ष के रूप में खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा हो। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जिसको चुनेंगे वही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष होगा। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ राहुल गांधी को गांधी परिवार से ही चुनता है। मैंने ये कब कहा? यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी और को चुनना चाहेंगे तो निश्चित रूप से सितंबर में आपके सामने नया अध्यक्ष आएगा। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहेंगे कि राहुल जी फिर से अध्यक्ष बने तो राहुल जी बनेंगे, राहुल जी ही बनेंगे। ये संतोष जी की बात में अंडरलाइन करने वाली बात है। पर ठीक है गौतम जी, अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने नियम हैं और अगर उनको ये लगता है कि गांधी परिवार ही श्रेष्ठ है तो इसमें आपको क्या तकलीफ होनी चाहिए, मुझे भी क्या तकलीफ होनी चाहिए, देश को भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात ज़रूर है, मैं आप को भी ये मानना चाहिए कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस इस देश के लिए एक, अगर आप मान भी लें कांग्रेस एक बुराई है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस देश की एक अनिवार्य बुराई है। अगर कांग्रेस कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति कमज़ोर होती है और एक जो सत्ता में संतुलन का जो गणित होता है ना, जिनके पास पावर होता है उन पर नियंत्रण ज़रूरी है, ब्रेक ज़रूरी है स्पीड के साथ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमज़ोर होना देश की राजनीति के लिए किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित रूप से प्रतीक जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। परंतु अगर कांग्रेस को जनता नहीं चुन रही है और उसकी पॉलिसियां गलत है तो उसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की अटल जी के जमाना में 2 सीट थी, तब पूरा कांग्रेस जो था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हंसता था, तो अहंकार वो करते थे। एक बार हमने 1 सीट से अपनी सरकार खोई है केंद्र में, हमने उस समय कोई खरीद फरोख्त नहीं करी, उस समय भी कांग्रेस ने हमारे ऊपर हंसी है। परंतु आज जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में परचम लहरा रहा है, पूरे देश की जनता उसके समर्थन में उसको आशीर्वाद दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो विकास की पॉलिसी है। मैंने आपको जिस प्रकार बताया कि मोदी जी ने आज गरीबों को छत दी है, अनाज दिया है, घर घर नल जल की योजना है, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर पूरा जोर है, तो जनता को यह लगता है कि ये सब चीजें हमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए अगर हमें हमारा विकास करना है तो हमें उस पार्टी को चुनना है जो हमारे विकास पे ध्यान दे, नहीं कि खुद के विकास पे ध्यान दे। कांग्रेस की सरकार में नेताओं ने केवल खुद के विकास पर ध्यान दिया। ये जातिवाद की क्या बात कर रहे हैं? केवल कथनी और करनी में इनके बड़ा फर्क है। यहाँ पर इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि जैसा कांग्रेस के लोग चुनेंगे वैसा होगा, दूसरी तरफ बोलते हैं राहुल गांधी भी चुन जाए तो क्या दिक्कत है। अरे भाई, कांग्रेस के परिवारवाद इतना घिर चुका है कि ये उस चीज को आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी हार क्यों हो रही है। परंतु ये इनका आंतरिक मामला है, हमें कोई बोलने का बहुत ज्यादा उसमें अधिकार नहीं है। पर सलाह के रूप में एक बात जरूर दी जा सकती है
कि एक चूंकि विपक्ष सशक्त चाहिए, तो यदि ये आम जनता की राय से अगर कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता के कुछ चांस बन सकते हैं, परंतु मनोवृत्ति बदलना पड़ेगी, परिवारवाद की जो लाइन है वो बदलना पड़ेगी, विकास की गाथा लिखना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है और वो अच्छी बातें करती है, एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, जो अच्छी हमारी पॉलिसी है उस पर इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ भी थपथपाना चाहिए। हर विषय पर विरोध करना, हर विषय पर वॉकआउट करना, यह भी कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है, इसको भी जनता समझ चुकी है। इन्होंने बात करी प्रदेश में, हम देख लें कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री के दावेदार भी वो, विपक्ष के नेता भी वो, प्रदेश अध्यक्ष भी वो, तो क्या इनके पास प्रदेश में दूसरा नेता नहीं है अन्य सीटों के लिए? तो परिवारवाद और कब्जावाद ये केवल कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और जनता इसको समझ चुकी है, इसलिए इनको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जवाब चाहूंगा संतोष, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जवाब इस पॉइंट में कमलनाथ जी के पास बहुत सारे पद हैं और ये ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, आंतरिक, आप एक ही पद सबको दे दें, लेकिन जब कांग्रेस लीडर ऑफ गैलेक्सी है तब क्या आपको नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष कोई और होना चाहिए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई और होना चाहिए, चुनाव कैंपेनिंग किसी और के पास होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी उचित समय पर सब फैसला लेगी। मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग हैं, आज के चुनाव परिणामों से आप मध्य प्रदेश को मत तौलिए। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि मध्य प्रदेश में तात्कालीन परिस्थिति जो थी उसके अनुसार कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। चूंकि पार्टी में एकदम से टूट फूट हुई थी और सिंधिया जी चले गए थे अपने विधायकों के साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई पूरा देश देखता है, पूरे देश ने देखा है। मूलचंदानी जी अभी आपके बारे में मैं नहीं बोला था। अभी थोड़ी देर पहले मूलचंदानी जी ने बोला कि एक सीट से रह गई थी और अटल जी ने सरकार नहीं बनाई थी, खरीद फरोख्त की राजनीति हम नहीं करते। कितना हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में हमने तमाम जगह देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी थी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, वही मैं कह रहा हूं। तो अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में पुराने उदाहरण ना दे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी, अहंकार के मुद्दे पर आपको जवाब दिया। उस समय पूरी कांग्रेस अस्ती थी, भारतीय जनता पार्टी मेरी बात के बाद पूरी कांग्रेस अस्ती थी, मेरी बात अहंकारी कांग्रेस है जिसका सुपड़ा साफ हो गया। ये अहंकार की भाषा है। अगर मेरी बात के बीच में आप बोल रहे हैं इसका मतलब अति उत्साह है। मेरी बात सुनिए, अपनी बारे में बोलेगा, अपनी बारे में बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि उचित समय पर कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेगी। यदि नेता चुनाव में अभी 1.5 साल बचे हैं, 1.5 साल से अधिक का समय है। कमलनाथ जी यदि उचित समझेंगे और पार्टी यदि उचित समझेगी तो पार्टी उचित समय पर फैसला लेगी। मैं संतोष भाई को थोड़ा एक सवाल करना चाहता हूं, रिलेवेंट सवाल ये कि देखिए, पंजाब में आप माने ना माने इसलिए आप हारे कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू की लड़ाई थी, चन्नी और सिद्धू की लड़ाई थी। यहाँ भी मूलचंदन जी ठीक कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय आपसे लेना पड़ेगा, उनके इट इज ट्रू। तो ये ट्वीट हुए एक दूसरे के, और जिस तरह की दूरियां दिखाई दे रही हैं वो कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या कांग्रेस कोई सबक लेगी अपनी गलतियों से? पंजाब में जो लड़ाई थी नेताओं की वो क्लैशेस अगर मध्य प्रदेश में है तो कैसे? खुद दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि तुम आपस में लड़ते रहोगे तो हार जाओगे, नहीं आओगे। दिग्विजय सिंह कह रहे थे रतलाम में। प्रतीक जी, जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच की मतभेद की जो खबरें हैं, ये कोई पहली बार मीडिया में नहीं आई है, पहली बार कुछ नहीं हुआ है। लोग दोनों नेताओं नहीं, निश्चित भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब विरोधाभासी बयान सामने आते हैं। गोपाल भार्गव का बयान देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा कई अवसरों पर सामने बैठ गए थे, मंच के सामने बैठ गए थे, वो मंच पर नहीं आए, तो आपने वो भी सीन देखे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की दोस्ती बहुत पुरानी है और पिछली बार भी उनके ही समन्वय से कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में आई थी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ये याद रख ले कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में वो कितनी भी चीजें प्लांट कर ले, वो दोनों नेता एक है और पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। आज के परिणामों से अति उत्साह में आकर आप अगले साल के परिणामों की व्याख्या मत कीजिए। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो ऐसा नहीं है। जेपी भाई, जिस तरह से कैलाश जी का पत्र जो कथा को लेकर आया, उस कथा के पत्र के मनोभाव आपको भी नहीं समझ में आया ऐसा नहीं, सीधा मुख्यमंत्री की ओर इंगित था। तो ऐसा दूसरों के बुराइयां देखने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। देखिए, हम थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे तो हमको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। पहले सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी पिछले चुनाव में हमने देखा। उसके बाद जब अहंकार की भाषा कमलनाथ जी बोलने लग गए मुख्यमंत्री बनते सही, और विधायकों की नहीं सुनने लग गए, चलो चलो की राजनीति होने लग गई, तो वो सब विधायक चल दिए।
ठीक है। अब ये आ गई कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में। अब इसमें भी कभी कभी चलो चलो कभी भी हो जाएगा, कितने ही नेताओं के साथ हो जाएगा, ये हमारे सामने। हमारे यहाँ जो भाषा होती है, हमारे यहाँ एक अंदरूनी सबको बोलने की आ जाती है, सब लोग अपना पक्ष रखते हैं और विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं। इनके सरीके जो मीडिया में ट्वीट हुआ, जो वीडियो हुआ, जो दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का वीडियो जारी हुआ, वो तो मीडिया ने कवर करा। वो कोई प्लान नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्लान नहीं करा था। जो घटना घटित हुई वो मीडिया ने सत्य जनता के सामने रखा। और कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है, संतोष जी अभी यही कह रहे थे ना कि जब समय आएगा, जब वो होगा, इन्हें अभी अगले साल समय आएगा जब ये चयन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का, विपक्ष के नेता का। तो जनता जान चुकी है कि कांग्रेस कब जगती है, जब चुनाव आते हैं। तो जब चुनाव आते हैं, जब जगती है, तो जनता इनको चलो चलो कर देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, चुनाव में भी और चुनाव के बाद। मूलचंद जी में रोकते हुए थोड़ा सा एक लेटेस्ट आंकड़े अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। अब लगभग ट्रेंड सेट होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि 1 बजने वाले हैं, तो सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है, बैलेट पेपरों की गिनती हो चुकी है और अब एक ट्रेंड सेट होता हुआ सा लग रहा है। और ये ट्रेंड सेट जो हुआ 403 सीटें यूपी में, 403 सीट के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, बढ़त हमारे पास आ चुकी है। और इस बढ़त से लग रहा है कि बीजेपी को वहाँ बहुमत साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 267 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 127 सीटों पर आगे है। गोवा में बीजेपी 18 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर। उत्तराखंड में बीजेपी 41 सीटों पर, कांग्रेस 26 सीटों पर। मणिपुर में कांग्रेस 7 सीटों पर, बीजेपी 31 सीटों पर। पंजाब में पूरे 117 सीटों के रुझान हमारे पास, कांग्रेस 17 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर। और आप मिरेकल करते हुए, चमत्कार करते हुए 51 सीटों पर, 91 सीटों पर आप आगे चल रही है। अकाली दल 6 सीटों पर आपके हैं। 2-3 बड़ी घटनाएं। बड़ी घटना ये है कि यूपी में 1985 के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री रिपीट कर रहे हैं, यानी योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। नारायण दत्त तिवारी 1985 में बने थे, ये एक बड़े घटनाक्रम है यूपी में, वरना हमेशा त्रिशंकु सरकारें आती रही हैं, बहुमत नहीं मिलता रहा है। पंजाब के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि पंजाब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस या अकाली दल से हटकर कोई तीसरा दल वहां सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है या बनाने की ओर अग्रसर है। वरना वहां पर यही ट्रेंड चलता रहा है पंजाब में कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार अकाली दल आता है। लेकिन इस बार एक नया विकल्प था पंजाब की जनता के सामने आप पार्टी के रूप में, और उस विकल्प को उन्होंने स्वीकार किया। वहाँ की जनता ने हाथों हाथ लिया और बहुत बड़ा बहुमत, जिस तरह दिल्ली में आप पार्टी को मिला था वैसा ही बहुमत, 2/3 बहुमत क्लीन स्वीप करते हुए आपकी सरकार वहाँ, आपकी पार्टी वहाँ दिखाई दे रही है पंजाब में। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम है। और उत्तराखंड में मैं अब संतोष गौतम से पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड में बीजेपी का सब कुछ अच्छा नहीं था, अंदर हाल बहुत ख़राब थे। 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हरक सिंह रावत जो थे कांग्रेस से गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए। हरीश रावत जो है बड़े नेता थे, वहाँ ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है बहुत अच्छा कर जाएगी, क्योंकि पुष्कर धामी एक बहुत नया चेहरा था। पुष्कर धामी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी, पार्षद से वो विधायक बने और विधायक से सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो लगा था कि बहुत ही कुछ खेल है। लेकिन चुनाव आते आते, नतीजे आते आते आप पीछे हो गए और वापस बीजेपी हारी हो गई। कहाँ आपसे चूक होती है, कहाँ आपकी कमियां रहती हैं, कुछ आप समझ पा रहे हैं? निश्चित रूप से उत्तराखंड में हमको सरकार बनाने की उम्मीद थी और हमें लग रहा था कि उत्तराखंड में पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश की जो लहर थी, चूंकि उत्तराखंड उसका पड़ोसी राज्य है, उससे अलग हुआ राज्य है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की लहर वहाँ पहुंची है और उसके परिणाम सामने। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वहाँ कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है। और जैसा कि आपने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी भी इतनी आशान्वित उतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन परिणाम जब आए हैं तो उससे हम स्वीकार करते हैं और देखेंगे कहाँ कमियां रह गई थी और किस प्रकार से हम आगे कर सकते हैं। संतोष गौतम, यूपी में ऐसा कहा जा रहा था और ये चल रहा था चुनाव में कि जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, और अखिलेश ने गठबंधन की राजनीति की थी, उसमें सारे उन्होंने ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। जयंत से हाथ मिलाया, सुलोचन समाजवादी दल है उससे हाथ मिलाया, और निषाद को अपने साथ जोड़ा, काछी को अपने साथ जोड़ा, कुशवाहों को अपने साथ जोड़ा। बहुत एक उन्होंने गठबंधन बनाया, अति ओबीसी वाला गठबंधन। और ये माना जा रहा था कि जो हिंदुत्व का जो कार्ड ही खेलते हैं बीजेपी वाले, इस हिंदुत्व की कार्ड ही अति पिछड़ा वर्ग करेगा। और ये कहा जा रहा था कि हिंदू वोट में विभाजन होगा, और हुआ है, और मुसलमान एक तरफा यादवों के साथ है। यादव MY समीकरण, M फॉर मुसलमान, Y फॉर यादव।
लेकिन अंत में चुनाव आते आते, नतीजे आते आते, वो सब वोटिंग वाले दिन सब बदल गया और एक बात पर ध्रुवीकरण हुआ कि भाई जो बाबा का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था जो बाबा की, अपराधियों के खिलाफ बाबा का जो बुल भी चलता था, डोजर भी चलता था, बुलडोजर चलता था, उसको जनता ने मान्यता दी है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मार्केटिंग कैंपेन रही है वो अन्य दलों से अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अखिलेश यादव ने अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग से भी कहीं ना कहीं पिछड़े, और जैसा कि आपने बताया कि जो बुलडोजर वाली छवि थी यह भी बाबा की गढ़ दी गई। लेकिन हमने तमाम अवसरों पर यह देखा कि उनका बुलडोजर जो है वो सिलेक्टेड लोगों पर चला और जातियों को देखकर चला। अब मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको भी सब पता है कि किन किन जातियों को उन्होंने एकीकृत करने की सोची और किन जातियों पर उनका बुलडोजर चला। और कई मामलों में तो जो एक जाति विशेष के अपराधी थे उन पर बुलडोजर नहीं चला उनका, लेकिन अन्य जातियों के अपराधियों पर या माफियाओं पर उनका बुलडोजर चला है। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मार्केटिंग में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से बहुत ऊपर वहां रही है। पर जनता ने स्वीकार किया ना कानून व्यवस्था। भाई निश्चित रूप से, मैं तो कह रहा हूं उनकी मार्केटिंग उनको पसंद आई। अरे मैं खुल करके देता हूं, उन्होंने ठाकुर गुंडों को छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण गुंडे, मुसलमान गुंडे, काछी गुंडे, यादव गुंडे, इन पे तो कार्रवाई करी। मैं निश्चित तो रूप से मैं निश्चित रूप से ये कह रहा हूं, उसमें बाबा के व्यक्तिगत समीकरण रहे होंगे। बाबा को ये लगा कि किन जातियों के ऊपर हम हमला करेंगे तो हमें ज्यादा वोट प्रतिशत में फायदा हो सकता है, किन जातियों को छोड़ देंगे या कौन सी प्रभावशाली जातियां, ऐसे कई समीकरण रहे होंगे। निश्चित रूप से उनका समीकरण सपा के समीकरण से ज्यादा अच्छा बैठा है, तभी वो जीते हैं। और सपा को उसको स्वीकार करना चाहिए कि उनकी रणनीतियों में वो कमी रही है, तभी भारतीय जनता पार्टी उनसे जीती है। देखिए, एक उग्र राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया और आपने पूरी कोशिश की, जिस तरह से आरएसएस उत्तर प्रदेश में फैल गई थी और जब पहले 2 चुनाव चरणों के परिणाम हुए, वोटिंग हुआ और उसमें जब मतदान कम हुआ तो संघ को लगा कि ये जो वोट कम हो रहा है ये नुकसान दे सकता है। तो संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक चप्पे चप्पे पे उत्तर प्रदेश में फैले और संस्कृतिवाद की बात हुई, संस्कारवाद की बात हुई, अयोध्या के राम मंदिर की बात हुई, काशी की बात हुई, काशी कॉरिडोर की बात हुई और उसके नतीजे देखने को मिले। बाकी के 4 चरण जो हुए यूपी में, उसमें वोट प्रतिशत भी बढ़ा और बीजेपी का माहौल भी बना। तो क्या संघ आज भी बीजेपी के लिए जरूरी है? नहीं, देखिए प्रतीक जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे मित्र संतोष जी ने बोला मार्केटिंग, मुझे इस शब्द से घोर आपत्ति है। योगी जी का कार्यकाल यूपी की जनता ने देखा है। उन्होंने ये देखा है कि योगी जी के आने के बाद आतंकवाद का सफाया हुआ, गलत लोगों को सजा मिली, दोषियों पे कार्रवाई हुई। ये जब वहां की जनता ने परिणाम देखा तो उन्होंने स्पष्ट मन बना लिया कि यदि यूपी में हमको राम राज चाहिए तो योगी जी को लाना पड़ेगा, मोदी जी की पॉलिसियों को लाना पड़ेगा और उसका ये परिणाम है। जहां तक कैंपेनिंग की बात है, वो हर पार्टी अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखती है। कांग्रेस ने भी रखी, सपा ने भी रखी, भारतीय जनता पार्टी ने भी रखी, परंतु जिसने परचम पर जीत का हासिल करा उसकी पॉलिसियां सही रहती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 4थे नंबर पर आ गई, मात्र 4 सीटों पे वो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा हूं पहुंच गई है। उसके पहले बसपा है और 125 के आसपास सीटों पे सपा पहुंच गई है, परंतु हम 250 सीट क्रॉस कर रहे हैं। ये वहां की जनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद है, प्रेम है, उसकी पॉलिसियों को, उनकी योजनाओं को उन्होंने सराहा है। जहां तक इन्होंने जातिवाद की बात करी तो कांग्रेस की समस्या यही है कि वो खुद की आत्मचिंतन और अपनी गलतियां ढूंढने की बजाय वो जनता पर आरोप लगाती है या पार्टियों पे आरोप लगाती है। सबसे पहले पार्टियों पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता तो चाहती है ना। अगर मुस्लिमवाद या यादववाद या कुछ और होता तो आज परिणाम कुछ और होते। मैं कहता हूं जो मुस्लिम बहु क्षेत्र है, जो यदुवंशी क्षेत्र है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करी है, तो कहां से आ गया जातिवाद? तो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को, आपने मेरा मूल प्रश्न जो था, मूल प्रश्न था, हमने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे काशी की बात हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है, घोषणा पत्र में शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में हिंदुओं सहित अन्य जातियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और मुझे लगता है कि ये एक गर्व का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक हिंदूवादी हो या देश की जनता का कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए गर्व की बात होना चाहिए। बहुत धन्यवाद जेपी मूलचंदानी जी आपका, धन्यवाद संतोष गौतम साहब आपका इस डिबेट में हाजिर होने के लिए, बात करने के लिए। हम आपके सामने ताजे नतीजे लगातार बताते रहेंगे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे सबसे पहले, सबसे तेज,
क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज आप देख रहे हैं। DGNA न्यूज़ चैनल पर देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मुद्दों के साथ, और आपको पल पल की खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश से, मणिपुर से, उत्तराखंड से, गोवा से और पंजाब से।